नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो टॉपिक आपका टीजीटी में दिया गया है, अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण। ये देखिए कक्षा 8 6 7 8 की ये किताब है जो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए है, सरकारी बुक है। और ये हमारा पर्यावरण में ये टॉपिक दिया गया है और बहुत अच्छे से दिया गया है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक आपके लिए लेकर के आई हूँ। और ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरे वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूँगी, वहाँ से इसको आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा, जिससे आपको पूरा चैप्टर इसमें से मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये चैप्टर 3 है हमारा पर्यावरण में, और इसमें दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर है पहला, यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर लिखा है अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण। सबसे पहले जानते हैं अपशिष्ट किसे कहते हैं। तो देखिए मनुष्य एवं अन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप निकलने वाले अनुपयोग, यानी जो उपयोग में ना हो, जो अनुपयोग हो, उसी को क्या बोलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। मनुष्य एवं अन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप निकलने वाले उपयोगी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। और ये जो पदार्थ होते हैं, ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, ये वे पदार्थ होते हैं जो वस्तु, कहने का मतलब है ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम फेंक देते हैं, जिनका हम उपयोग नहीं करते हैं, वही ये होते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है, साधारण बोलचाल की भाषा में इसे क्या कहते हैं, कचरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अपशिष्ट को कचरा कहते हैं। ये आप जान गए होंगे। अब देखिए ये जो अपशिष्ट होते हैं कई रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों रूपों में हो सकते हैं। और इन अपशिष्ट पदार्थों भूमि, जल स्रोतों अथवा वायु में विसर्जित कर दिया जाता है, जिससे हमारा पर्यावरण दूषित होता है। क्या होता है, जिससे हमारा पर्यावरण दूषित होता है। अब देखिए यहाँ के, अब आता है यहाँ पर कचरे के प्रकार। क्या है, कचरे के प्रकार। कचरे के प्रकार को 3 रूपों में बांटा गया है। क्या क्या है, एक ठोस के रूप में होता है, और एक द्रव के रूप में होता है, एक गैस के रूप में होता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ठोस अपशिष्ट के रूप में। अब देखिए जो ठोस अपशिष्ट के रूप में होते हैं, यहाँ पर देखिए दिया गया है, यहाँ पर सब्जी एवं फल के छिलके, टूटे फूटे बर्तन, कांच, प्लास्टिक, यानी जो ठोस के रूप में होते हैं। अनुपयोगी सामान, घर एवं कारखानों से निकले राख, खेत खलिहान से निकलने वाली फसलों के डंठल। क्योंकि ये मैं पढ़ दे रही हूँ इसलिए कि ये टॉपिक आपसे पूछ जाते हैं, कौन सा ठोस है, कौन सा द्रव है, कौन सा गैस है। तो एक वे जो सड़ गल जाते हैं वो भी ठोस होते हैं, जैसे फल सब्जियों के छिलके, खराब भोजन, मनुष्य तत्वों के मल, और इस तरह कचरे जैविक कचरा कहलाते हैं। यानी जो पशु पक्षियों और पेड़ पौधों से निकलते हैं वो जैविक कचरा कहलाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से। दूसरा, यहाँ पर जो स्वयं नष्ट नहीं होते हैं और ये पर्यावरण में किसी न किसी रूप में बने रहते हैं और ये हानि पहुँचाते हैं। क्या क्या आते हैं इसमें देखिए, कारखानों से निकला रासायनिक कचरा, पॉलीथीन, प्लास्टिक, धातु के टुकड़े, ये क्या होते हैं, ये हमारे ठोस अपशिष्ट में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर है सड़े, गलने अथवा ना गलने वाले कचरे को गीले एवं सूखे कचरे के रूप में भी बांटा जा सकता है। साग सब्जियों एवं फलों का छिलका, जीवों का मलमूत्र, गीले कचरे के ये सब उदाहरण हैं। ये देखिए, अब आप यहाँ पर, ये बच्चों के लिए बुक है इसीलिए यहाँ पर दिया गया है। देखिए इसमें से छांटना है कि कौन सा गीला कचरा है, कौन सा सूखा कचरा है। अब यहाँ पर जैसे पेंसिल, अब ये पेंसिल का छिलका किस में आएगा, सूखे में आएगा, जबकि जो केले का छिलका किस में आएगा, वो गीले कचड़े में आएगा। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी में बांटने से बच्चे जान सकें कौन सा गीला होता है और कौन सा सूखा होता है। ऐसे पॉलीथीन क्या है, सूखा है, जबकि जीवों का मलमूत्र क्या है, गीला है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। अब देखिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसी में द्रव। अब यहाँ पर देखिए आपने ठोस में रूप में देखा, अब यहाँ पर देखिए द्रव के रूप में देखिए। द्रव में देखिए, द्रव अपशिष्ट में अब देखिए यहाँ पर जो है नालियों और क्या है, नालियों और सीवर का पानी, गंदा पानी, उर्वरक यानी जो खाद डालते हैं, चमड़ा शोधन, विस्तृत विद्युत उत्पादन केंद्रों, उद्योगों से निकलने वाला गंदा और विषैला जल, यानी ये जो स्थान बता रहा है, सीवर का गंदा पानी, उर्वरक, चमड़ा शोधन, इन सब से क्या होता है, जो जल निकलता है बहुत ही विषैला जल होता है, जो बहुत ही नुकसानदेह होता है पेड़ पौधों के लिए और जीव जंतु के लिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है, आइए निम्नलिखित बिंदु पर आपस में चर्चा करें। कारखानों में चिमनियों से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, धूलगढ़ निकलता है, और
दूषित जल निकलता है वह किस रंग का होता है, मटमैला रंग का होता है। ऊपर जाकर वह कहाँ मिल जाता है, नदियों में मिल जाता है। तो ये चीज़ें हो गई बच्चों के लिए है। तो अब देखिए यहाँ पर है तीसरा, यहाँ पर गैसीय अपशिष्ट के रूप में है। अब देखिए गैसीय अपशिष्ट के रूप में क्या है, लकड़ी एवं कोयले से जलने वाला धुआं, कारखानों की चिमनियों से क्या है, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, ये सब किस में आते हैं, ये क्या होते हैं, ये गैस के फॉर्म में होते हैं। यानी जो धुआं होता है वो किसकी, गैस के फॉर्म में होते हैं। जू के सड़ने से निकलने वाली गैस, ये सब किस में आते हैं, ये गैसीय अपशिष्ट में आते हैं। चूल्हे, अगेठी, सिगरेट, बीड़ी आदि से धुआं निकलता है। और धुएं में क्या निकलता है, कार्बन के ऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ हानिकारक गैसें भी इसमें कण पाए जाते हैं। गैस के क्या लिखा है, कण पाए जाते हैं, जो बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। और देखिए यहाँ पर घर एवं ऑफिस से निकलने वाला कचरा, कृषि एवं चिकित्सा से औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला कचरा, ये सब किस में आते हैं, ये सब गैस के रूप में भी फॉर्म में होते हैं, जिससे ये बदबू भी निकलती है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि खराब हुआ भोजन, घरेलू कार्यों में नहाने, कपड़े धोने से निकलने वाला गंदा जल, ये सब किस में आते हैं, शौचालय का मलमूत्र, पालतू पशुओं का मलमूत्र, पॉलीथीन, कैच, प्लास्टिक टूटे सामान, ये सब अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने ठोस, द्रव, गैस, अन्न के रूप में। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया है ई कचरा। ई कचरा आप सबको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं उसका यूज नहीं होता है, वो फेंक दिया जाता है। जिससे क्या होता है, जहाँ जहाँ पर फेंके जाते हैं ये वहाँ की भूमि को बंजर बना देता है। और ये जो होते गलते नहीं हैं, कई वर्ष लग जाते हैं इनको गलने में, और कभी कभी ऐसे भी होते हैं जो गलते नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, सीडी, बैटरी, ये सब किस में आते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कचरे में आते हैं। तो ये सब क्या है, इनको, इनकी रिसाइकलिंग की जा सके और इनका दोबारा उपयोग किया जा सके, इसके लिए भी प्रोसेस है। तो हमने आपको बताया ठोस, द्रव, गैस के रूप में। अब देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट, इसमें आता है कि औद्योगिक क्षेत्रों से। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला। देखिए औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे के अंतर्गत सभी तरह के फैक्ट्रियाँ, मिल, जैसे स्लाटर हाउस, स्लाटर हाउस किसे कहते हैं, कसाई घर को, शराब की भट्टी, टेक्सटाइल, पेपर, ये सबसे किए जो निकलते हैं ये ठोस एवं तरल कचरा होते हैं। और देखिए थर्मल पावर प्लांट, ये देखिए यहाँ पे सब दिया गया है, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट से निकलने वाले राख, धुआं, गर्म पानी, रेडियोधर्मी पदार्थ, सभी औद्योगिक कचरे के रूप में होते हैं। याद रखना कौन कौन सी औद्योगिक कचरे में होते हैं। और पुरानी इमारतें और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये औद्योगिक कचरे में आते हैं, ईंट, पत्थर, सीमेंट। तो ये सब जो होते हैं नुकसानदायक होते हैं, ये जल में मिलते हैं तब भी, वायु में मिलते हैं तब भी, हर तरीके से नुकसानदेह होते हैं। अभी देखिए यहाँ पहले कृषि के क्षेत्र से जैविक और अजैविक अपशिष्ट निकलता है। याद रखना कृषि के क्षेत्र से जैविक और अजैविक, जैविक का मतलब पेड़ पौधे जीव से निकलने वाले, अजैविक मतलब जो निर्जीव चीज़ों से निकलने वाले कचरे होते हैं। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। और वाहनों से जो निकलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट के रूप में होता है। अब देखिए चिकित्सा में जो निकलते हैं अस्पतालों और दाखखानों से, पट्टी, बैंडेड, खराब दवाएं, सिरिंज, ये सब क्या है भी हानिकारक होते हैं। ये भी बहुत ही, ये गलते नहीं है जल्दी, तो इनके लिए भी अलग प्रक्रिया होती है इनको गलाने के लिए। तो ये भी आप सब याद रखना। अब देखिए यहाँ पर है प्राकृतिक घटनाएं, जैसे बाढ़, ये क्वेश्चन भी आता है, प्राकृतिक घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। तो बाढ़, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, ये सब क्या है, मलबा, लावा, राख, ये सब क्या है, प्राकृतिक रूप से घटनाएं घटती हैं। अब यहाँ पर आपको बताना ये था कि घर में कौन से कचरे निकलते हैं, विद्यालय में, खेत में, अस्पताल में, इसमें छट के आपको लिखना है। तो ये बच्चों वाली किताबें हैं, इसलिए इस तरह से दिया गया है। आप भी कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर है अवशिष्ट संग्रह का प्रभाव, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारा वायुमंडल दूषित हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर दिसंबर 1984 में, यानी मध्य प्रदेश की भोपाल नामक जो राजधानी इसकी है, वहाँ पर एक फैक्ट्री थी गैस की। तो वहाँ पर क्या, यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड की फैक्ट्री थी, वहाँ से मेथिल आइसोसाइनाइड गैस निकलने लगा था, रिसाव होने लगा कहीं से। तो कौन सी गैस निकली थी, मेथिल आइसोसाइनाइड निकली थी, किस फैक्ट्री से, यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड की फैक्ट्री से। जिससे ये रातों रात के 3 बजे के साथ रात में था, सब लोग सो रहे थे, पूरे कम से कम 20 से 25 किलोमीटर या और भी जो है दायरे को ये कवर किया था। सभी लोग इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे, काफ़ी लोगों की डेथ भी इससे हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो गैस निकली थी आज भी वहाँ पर इसका असर देखा जाता है। तो ये याद रखना कहाँ पे हुआ था, ये भोपाल में। इसको भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। और देखिए इससे कौन सी बीमारी होती है इस गैस से, तो देखिए यहाँ पर है कैंसर, सांस फूलना, सिर दर्द, आंखों का शून्य होना, ये सारी चीज़ें किससे हो जाती हैं, इस मेथिल आइसोसाइनाइड से। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अब देखिए
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए यहाँ पर दिया गया है फसलों के, देखिए यहाँ पर क्या है, बड़ा करके मैं आपको दिखा दें। फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले कीट को नष्ट करने के लिए, अब देखिए फसलों को नुकसान पहुँचाने और कीटों को नष्ट करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन गया, डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। इससे अस्पताल से फसलों का उत्पादन उन्नत तो हुआ है, लेकिन यह रसायन कीटों के साथ साथ मानव और जंतुओं के लिए अत्यंत हानिकारक है और यह कीटनाशक लंबे समय तक मिट्टी में नष्ट नहीं होता है। इसीलिए हमारी जो मिट्टी होती है उसको क्या कर देती है, इसको बंजर बना देती है, नुकसानदायक बना देती है और कम उपजाऊपन भी बना देती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे याद रखना। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, एस्बेस्टस, ये अंडरलाइन कर लीजिए। एस्बेस्टस एक रेशेदार सिलिकेट रसायन होता है। एस्बेस्टॉस एक रेशेदार सिलिकेट रसायन होता है और एस्बेस्टस की जो चादर होती है क्या होती है, देखिए यहाँ पर दिया है। एस्बेस्टस के चादर का प्रयोग छतों और दरवाज़ों के निर्माण के लिए जो ऊपर लगाते हैं तो छां करने के लिए, तो ये होता है एस्बेस्टस की चादर होती है। और इससे क्या होती है, ये अपशिष्ट के रूप में इसको फेंका जाता है तो शरीर के अंदर पहुँच के फेफड़ों को नुकसान पहुँचाता है और एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिससे हमारी जो श्वसन क्रिया होती है प्रभावित होती है। तो याद रखना, श्वसन क्रिया हमारी किससे प्रभावित होती है, एस्बेस्टस से। रेशेदार सिलिकेट रसायन होता है। और नेक्स्ट इसमें आते हैं, इसी में आपका पारा एक भारी धातु है। पारा क्या है, एक भारी धातु जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। किस अवस्था में, तरल अवस्था में रहता है। और ये वातावरण में घुलने के बाद पारा लंबे समय तक हमारे वायुमंडल में बना रहता है और यह वायु, जल और भूमि के माध्यम से, देखिए कहाँ से, वायु, जल और भूमि के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में ये पहुंच जाता है। किसके शरीर में, व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है, जंतुओं के शरीर में पहुंच जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। देखिए यहाँ पर लिखा है, और यह जीवों की तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, फेफड़ों और गुर्दों को नुकसान पहुँचाता है। 1950 में याद रखना कि एक रासायनिक फैक्ट्री सिस्कोम ने मीनामाता खाड़ी के पारे में, खाड़ी में जो है पारे यानी जो मरकरी होता है अपशिष्ट के रूप में फेंक दिया गया था, यानी पानी में उसको फेंक दिया गया इस फैक्ट्री के द्वारा इसको, जिससे वहाँ पर पाए जाने वाले मछलियों को खाने से वहाँ के लोग तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक रोग से ग्रसित हो गए, जिसे मीनामाता रोग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए मीनामाता रोग किसको प्रभावित करता है, हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, जापान से। एक फैक्ट्री थी जहाँ से मीनामाता यानी मरकरी जो है वहाँ से निकल रहा था, इस वजह से ये हुआ। तो याद रखना इसको। अब देखिए अपशिष्ट का निस्तारण करें, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपशिष्ट का निस्तारण। अब देखिए तेजी से बढ़ती हुई, क्या है, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या बदलती जीवनशैली का प्रयोग करो और फेंको हो गया है। क्या है, यूज एंड थ्रो की फैक्ट्री मतलब हो गया है। हम लोग की जो धारणा है यूज एंड थ्रो, तो यूज एंड थ्रो के लिए क्या है, संस्कृति की जो आदतों के कारण अपशिष्ट दिन पर दिन क्या है और भी ज़्यादा जो अपशिष्ट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिससे क्या होगा, गंदगी जो, और इसका निस्तारण नहीं हो रहा है, इसका रिसाइकलिंग नहीं हो पा रहा है, सही तरीके से व्यवस्था नहीं हो पा रही कूड़े कचरे की, इसके लिए इसका अपशिष्ट का जो निस्तारण है समस्या बढ़ती जा रही है। इसीलिए देखिए खुले स्थानों में कचरे का ढेर लगाने से आसपास के क्षेत्र क्या हो जाते हैं, प्रदूषित होते जा रहे हैं, जो उदाहरण के लिए सबसे बड़ा खतरा होता जा रहा है। अतः इसके कचरे का सही तरीके से प्रबंधन अथवा उसका निस्तारण स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसीलिए याद कर लेना 4R का क्या फुल फॉर्म है, ये भी मैंने पढ़ाया भी इसके पहले भी, याद रखना 4R का क्या फुल फॉर्म है। फर्स्ट R का मतलब है मना करना, यानी जो ऐसी चीज़ें होती हैं मैं आगे बताऊंगी इसको। और R2 रिड्यूस करना यानी कम करना। RE का मतलब रीयूज करना और R4 का मतलब रिसाइकिल करना। अब देखिए इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आगे इसका स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर चारों R का मतलब दिया गया है। पहले देखिए जो R का मतलब है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए लिखा है पॉलीथीन या प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग ना करना, यानी पॉलीथीन और जो इससे बनी प्लास्टिक की जो वस्तुएं होती हैं इनको क्या करना, इनका उपयोग ना करना। इसीलिए क्या है R1 यानी इसका मना करना इसका होता है। अब दूसरा आता है R2 का मतलब रीयूज करना। तो देखिए विभिन्न वस्तुओं का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार करें, अपशिष्ट यानी कम से कम इनका उपयोग करें, जहाँ आवश्यकता हो वहीं इसका प्रयोग किया जाए। अब देखिए इसी में तीसरा है पुनः उपयोग करना यानी रीयूज करना। अब देखिए रीयूज का मतलब यहाँ पे कि कुछ कचरा ऐसा होता है जिनका उपयोग पुनः उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार चीज़ों को फेंकने के उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने से कचरे के निपटान में मदद हो सकती है। उदाहरण के लिए हम ऐसे कागज़ को जिसके एक तरफ लिखा गया हो, छपा हो, पलट कर दूसरी तरफ रफ कार कर सकते हैं, यानी इसमें ये बता रहा है कि हमें दोबारा उसको यूज कर लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर है
और जैसे इस पेन का यूज़ करें, पेन में रिफ़िल डाल डाल के यूज़ करें, उसका प्लास्टिक सामान नाजायज़ ना हो, फेंका ना जाए। अब देखिए यहाँ पर आर लाके रिसाइकलिंग हो, यानी बेकार एवं जो अनुपयोगी वस्तुएं होती हैं, क्या होती हैं, जो बेकार और अनुपयोगी वस्तुएं होती हैं, इसमें क्या है, पुनः उपयोग में लाना पुनःचक्रण कहलाता है। हम अपने घरों में खराब उपकरणों, वाहनों, अखबार, प्लास्टिक आदि की कबाड़ी को पुनःचक्रण के लिए दे सकते हैं। तो क्या होता है, रिसाइकलिंग की एग्जाम्पल है जो हम दे देते हैं कबाड़ी को। 4R का अपनाकर बेकार एवं अनुपयोगी वस्तुओं की मात्रा को कम कर सकते हैं, इसीलिए क्या होता है, ये रिसाइकलिंग हो गया। तो ये चीज़ें हो गई 4R का फुल फॉर्म जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर और भी तरीके हैं इसके अपशिष्ट का निस्तारण करने का। क्या है, भूमि शरण करना। क्या है, भूमि भरण। भूमि भरण क्या होता है कि कुछ ऐसे कूड़े कचरे होते हैं जिनको बीच में मतलब कि ज़मीन पे गड्ढा खोद दिया जाए और जिससे वो कूड़े उसमें डाला जाए। देखिए इसमें क्या है, ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की यह पुरानी सबसे उपयोगी विधि है। इसमें बस्ती से दूर बंजर भूमि हो, अनुपयोगी भूमि हो, वहाँ पर गड्ढा खोद दिया जाए और मिट्टी से दबा दिया जाए। आजकल इन कूड़े कचरे का प्रयोग गड्ढों को भरने के लिए ही किया जाता है और यह विधि सस्ती एवं उपयोगी विधि है, किंतु सही ढंग से अपशिष्ट का निस्तारण नहीं करने से दुर्गंध फैलती है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो भूमि भरण का मतलब गड्ढा खोद करके उसमें डालने से, यहाँ पर चित्र भी दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पर कंपोस्टिंग भी वही चीज़ें लगभग है। अब यहाँ पर कंपोस्टिंग का मतलब क्या है, याद रख लेना, इसी एग्जाम में भी आपके आया, TGT में भी। तो देखिए यहाँ पर है, इसमें जैविक कचरा जैसे फल एवं सब्जियों के छिलके, जानवरों के मलमूत्र, सूखी पत्तियाँ, डालियाँ आदि को गड्ढे में दबाकर मिट्टी से ढक दिया जाता है। क्या है, इनको क्या है, मिट्टी से ढक दिया जाता है और ये अपशिष्ट 2-3 दिन में गलकर जैविक खाद बन जाते हैं। जैसे हम लोग एक जगह पे इकट्ठा करते जाते तो एक जैविक खाद बन जाता है और इसी को क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिया गया है कंपोस्टिंग क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि कंपोस्टिंग जैविक कचरे का पुनः चक्रण। तो कंपोस्टिंग में क्या होता है, जैविक कचरे का पुनः संकलन किया जाता है। क्या होता है, जैविक कचरे का पुनः संकलन किया, चक्रण करने का तरीका होता है, याद रखना है, जैविक कचरे के लिए होता है कंपोस्टिंग। अब देखिए अजैविक ठोस कचरे जैसे प्लास्टिक, कांच, धातुओं के टुकड़े, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को निपटाने की कबाड़ी को पुनः चक्रण के लिए देकर दिया जाता है। तो अजैविक भी जान गए, इन सब चीज़ों को किसके लिए दे सकते हैं, जो कचड़े जो लेने आते हैं कबाड़ा, उनके लिए। अब यहाँ पर देखिए, ये जो गीला कचरा सूखा कचरा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए तरीका अपनाया गया है। और आपने देखा होगा कि पार्क में, स्टेशन में, बाजार, पर्यटन स्थल में ये कूड़ेदान रखे जाते हैं, हरा और नीला। ये भी याद रखना, जो हरा कलर होता है वो गीले कचरे के लिए होता है और जो नीला होता है वो सूखे कचरे के लिए होता है, याद रखना। और ये क्या होता है, अजैविक कचरे के लिए। क्या होता है, ये अजैविक कचरे का निस्तारण करने के लिए की जाती है। हर एक कूड़ेदान में जैविक कचरा गलने वाला कीड़ा होता है, जैसे सब्जियों, फल, इन सब के कचरे डालते हैं, छिलके को डालते हैं। और आप अपने भी घर और विद्यालय में 2 कूड़ेदान देखे भी होंगे जहाँ पर होता है पुनर्चक्रण करने के लिए। अस्पतालों से निकलने वाला होता है, वहाँ भी बाल्टियाँ रखी जाती हैं, नीली और हरी। तो इसकी क्या है, ये जैविक कचरे को और अजैविक कचरे को इकट्ठा करने की ये विधि है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें आते हैं द्रव अपशिष्ट। अब द्रव अपशिष्ट के निस्तारण कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अपशिष्ट को उपचारित करने के बाद ही जल स्रोतों से मिलाना चाहिए। अपशिष्ट जल संकृत हो जाता है तथा पीने और अन्य कार्यों के योग्य नहीं रह जाता है। देखिए शहरी इलाके में क्या होता है, सीवेज सिस्टम होता है। इसका फुल फॉर्म याद रखना, CTP, यानी C से सीवेज, T से ट्रीटमेंट और P से प्लांट। CTP होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जहाँ शहरों में द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में कूड़े को डालने के लिए, उसका निस्तारण करने के लिए उपयोग किया जाता है। और याद रख लेना, गांव में द्रव रूप में निस्तारण करने के लिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिया है सोक पिट। देखिए यहाँ पर लाइन दी गई है सोक पिट, यहाँ पे देखिए सोक पिट। तो सोक पिट पर क्या है, द्रव के रूप में जो अपशिष्ट होता है उनको निस्तारण करने के लिए सोक पिट का प्रयोग करते हैं। CTP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रयोग किया जाता है। और अब ये देखिए, घर से कुछ दूर एक गहरा गड्ढा खोदे, उसकी सतह पर ईंट पत्थर के टुकड़े डालें, जिसमें बताया गया है कैसे करते हैं। सोक पिट टूटन डालकर बालों की परत बिछा दें, गड्ढे को ऊपर से ढक दें और इससे सोक पिट तैयार हो जाता है, जिससे हम जो है निस्तारण कर सकते हैं द्रव रूप में। अब देखिए गैसीय रूप में क्या है कि गैसीय रूप में करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, ईंट पट्टे उद्योगों की चिमनियों को ऊंचा करके उनमें धूम्र अवक्षेपक लगाकर, यानी जो धूम्र
को अवक्षेपित कर ले गैसीय अपशिष्ट का उचित निस्तारण किया जाता है। इसी तरह बायोगैस का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में करके जैसे लकड़ी, कोयला आदि से भोजन पकाने के स्थान पर गैस चूल्हे यानी एलपीजी का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, गैसीय अपशिष्ट में आती हैं। तो ये हो गया ठोस द्रव गैस कौन से होते हैं, ठोस द्रव गैस की जो अपशिष्ट होते हैं उनका निस्तारण कैसे करेंगे। अब आता है इनके सरकारी प्रयास क्या किए गए। अब देखिए सरकारी प्रयास के रूप में है ग्राम स्तर पर जल निकास हेतु नलियों का निर्माण, उनकी नियमित सफाई करना, सार्वजनिक कूड़े की दूर करना यानी उसकी सफाई करते रहना। अब देखिए यहाँ पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना, पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए जन जागरण अभियान चलाना। अब देखिए क्षेत्र स्तर पर क्या होता है, क्षेत्र स्तर पर होता है यहाँ पर नालों नालियों का निर्माण, रखाव, सार्वजनिक शौचालयों, कूड़ों घरों का निर्माण, उनका रख रखाव करना। अब देखिए यहाँ पर आता है नेक्स्ट, इसमें जिला स्तर पर क्या देखिए गोबर गैस, बायोगैस ये क्षेत्र पंचायत पे करते हैं। क्षेत्र स्तर पर धुआं रहित चूल्हों का निर्माण उपयोग करना, बढ़ावा देना, जलाशयों की सफाई करना, सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण करना, ये सारी चीज़ें हो गई इसमें क्षेत्र स्तर पर। अब आता है जिला स्तर पर। अब देखिए जिला स्तर पर भी होता है कि गोबर गैस, बायोगैस संयंत्र की स्थापना, उनका रख रखाव करने की व्यवस्था करना, कूड़े घर का निर्माण, उनका रख रखाव, कुछ कचरों का नियमित निस्तारण करना, नालों सीवर लाइन का निर्माण, यानी ये सब की देख रेख करने का काम कौन करता है, जिला पंचायत या नगर पालिका। तो ये सब हो गया पर्यावरण को करने की कारकों की पहचान हित करने निर्माण के बारे में समुचित उपाय करना आप सभी को दायित्व है। हम सभी को मिलजुल कर प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं टॉपिक जो आपका है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है देखिए, इसमें पहला जो सही गलत का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर है पहला, इसमें जो आंसर होगा जो है उद्योगों से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा क्या होगा, यहाँ पर टिक कर लीजिएगा कि ये आंसर क्या है, ये सही है। दूसरा है अपशिष्ट पदार्थों से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, बिल्कुल। अपशिष्ट पदार्थ ठोस द्रव गैस के रूप में होते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट इसी में है दो और क्वेश्चन है इसमें, क्या है घरेलू कूड़े कचरे का निस्तारण आज प्रदूषण की समस्या नहीं है, ये गलत है। आज प्रदूषण की समस्या है कि कहाँ फेंका जाए। अब आता है प्लास्टिक एवं पॉलीथीन आसानी से सड़ती है, नहीं सड़ती है, ये आसानी से नहीं सड़ती, इनकी रिसाइकलिंग करनी पड़ती है, काफ़ी वर्ष लग जाते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ पर है सही मिलान कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो सही मिलान में है पहला देखिए यहाँ पर है मिलान कीजिए। अब है हमारा बायोगैस। तो बायोगैस क्या है, किससे करता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका ये। तो देखिए जो बायोगैस है ये जैविक अपशिष्ट है। क्या है, जैविक अपशिष्ट के रूप में बनाया जाता है, इसको बायोगैस तैयार किया जाता है। कंपोस्ट खाद जो है किससे बनता है, कंपोस्ट खाद फलों और सब्जियों के छिलकों से बनता है और सूखी पत्तियों से बनता है, क्या, कंपोस्ट खाद। नेक्स्ट हमारा गैस के रूप में क्या होता है, धुआं होता है। जल निकास यंत्र में बाधा कौन सा पहुंचाता है, पॉलीथीन, क्योंकि पॉलीथीन क्या होता है, फंस जाता है, इसलिए नहीं जा पाता है। और अपशिष्ट से पुनः उपयोगी सामान बनाना क्या कहलाता है, रिसाइकलिंग, यानी क्या होता है, पुनः चक्रण करना। तो ये आप देख लीजिएगा और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा और इसकी PDF मैं डाल दूँगी आपके उसमें टेलीग्राम पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और दीक्षा ऐप से आप इसको पूरा टॉपिक भी तैयार कर सकते हैं, चैप्टर पूरी बुक आपको मिल जाएगी। तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हमारी वीडियो, मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।